नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आरवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज़ शुरू किया है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के पेजों को पढ़ते होंगे, तो आप उस पर आधारित सभी प्रश्नों का सही जवाब दे पाएँगे। अतः आप कमेंट में अवश्य बताएँ कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए हम अपने वीडियो पे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है, सरकार ने नेज़ल कोविड वैक्सीन BBV154 को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो चलिए बताइए, नेज़ल वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात भारत बायोटेक ने। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, सरकार ने भारत बायोटेक की नेज़ल अर्थात नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दे दी है। नेज़ल वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए अनुमोदित किया गया है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नवंबर 2022 में नेज़ल वैक्सीन BBV154 को आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित रूप से उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रकार नेज़ल वैक्सीन को बूस्टर डोज के रूप में भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। आइए अब आगे के प्रश्नों पे पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, 29 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI का प्रमुख अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइए, FSSAI के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 जी कमलावर्धन राव को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, जी कमलावर्धन राव को 29 दिसंबर 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। जी कमलावर्धन राव केरल कैडर में 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। पहले वह भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक निदेशक थे। राव केरल पर्यटन के सचिव भी रह चुके हैं। FSSAI का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार जी कमलावर्धन राव को भारतीय सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो चलिए बताइए, फोर्ब्स की टॉप 25 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात PV सिंधु। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। वह सूची में 12वें स्थान पर शामिल हैं। लगातार तीसरे वर्ष ओसाका फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने 2022 में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में एकल स्वर्ण और युगल रजत जीता। इस प्रकार टॉप 25 महिला एथलीटों की सूची में PV सिंधु सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी हैं। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, PM मोदी ने 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। बताइए, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चलिए बताइए, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात दिल्ली में। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रकाश पर्व 2022 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार 26 दिसंबर को प्रत्येक साल वीर बाल दिवस मनाया जाता है और इसका पहला आयोजन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया गया। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, 24 दिसंबर 2022 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो चलिए बताइए,
2022 का एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात स्वाति सिंह को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार 24 दिसंबर 2022 को साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार युवा खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस समारोह में फुटबॉल खिलाड़ी प्यारी खाकसा और हॉकी खिलाड़ी सिलांदा लकड़ा को भी सम्मानित किया गया है। इस समारोह में बिलियर्ड्स और स्नूकर विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रणति मिश्रा विशिष्ट अतिथि थी। इस प्रकार एकलव्य पुरस्कार 2022 से साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को नवाजा गया है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में आयोजित छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो चलिए बताइए, भोपाल में आयोजित छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात निखत जरीन ने। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है विश्व चैंपियनशिप निखत जरीन और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन ने 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में छठी एथलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। रेलवे टीम 10 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही, जबकि मध्य प्रदेश और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रकार निखत जरीन और लवलीना बोर्गोहेन ने विश्व छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो चलिए बताइए, अटल सम्मान पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है प्रभु चंद्र मिश्रा को 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका कार्य क्षेत्र बांझपन में स्टेमलेस सेल और पुनर्योजी चिकित्सा है। वह स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने स्टेम सेल एंड रिजनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी नामक एक किताब भी लिखी थी। इस प्रकार प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। आइए आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है हर साल महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए बताइए, हर साल महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात 27 दिसंबर को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम कार्य प्रणाली का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। 7 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा महासभा ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। चलिए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है दिसंबर 2022 में ढाका में किस बंदरगाह को अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अर्थात पीएमसी सर्विस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो चलिए बताइए, किस बंदरगाह को अपग्रेड करने के लिए पीएमसी ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोंगला बंदरगाह को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है दिसंबर 2022 में ढाका में मोंगला बंदरगाह को अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अर्थात पीएमसी सर्विस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना को भारत द्वारा बांग्लादेश को 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी के तहत वित्त पोषित किया गया है। मोंगला पोर्ट अथॉरिटी और ईजीआईएस इंडिया कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार ढाका में स्थित मोंगला बंदरगाह को अपग्रेड करने के लिए पीएमसी ने समझौते किए हैं। आइए आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2022 में उभरते हुए खिलाड़ी पुरस्कार नामित सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया? तो चलिए बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किसे उभरते हुए खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात अर्शदीप सिंह को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भारतीय अर्शदीप सिंह को पुरुष वर्ग
में और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष 2022 की इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। आईसीसी द्वारा 28 दिसंबर 2022 को निम्नांकित सूची की घोषणा की गई थी। अन्य खिलाड़ियों में तेज गेंदबाज मार्को जानसेन, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम जर्दान और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन शामिल हैं। इस प्रकार हर्षदीप सिंह को पुरुष वर्ग में उभरते हुए खिलाड़ी पुरस्कार से के लिए नामित किया गया है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है धनु यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो चलिए बताइए धनु यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात उड़ीसा से। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है उड़ीसा के बरगढ़ में 2 साल के बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ। यह उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाट्य आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। 5 वर्ग किलोमीटर में फैले बरगढ़ का पूरा शहर यात्रा के मंच में बदल जाता है। धनु यात्रा जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, 1947-48 में बरगढ़ से शुरू हुई और तब प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इस प्रकार धनु यात्रा उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना को हाल ही में ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। यह किस देश की जल विद्युत परियोजना है? तो चलिए बताइए मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना किस देश की परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात भूटान। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना को हाल ही में भूटान में ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन अर्थात डीजीपीसी को सौंप दिया गया है। 720 मेगावाट की परियोजना भारत और भूटान के बीच एक संयुक्त परियोजना है। भारत सरकार ने इसे परियोजना को निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की है। इस विद्युत परियोजना को चालू होने से भूटान की विद्युत उत्पादक क्षमता 44% वृद्धि हुई। इस प्रकार मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना भूटान देश से संबंधित है। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है पूरे भारत में रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो चलिए बताइए रेलवे स्टेशनों की आधुनिकीकरण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात अमृत भारत स्टेशन योजना। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। इसका उद्देश्य न्यूनतम आवश्यक सुविधा सहित और इसके अलावे सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान बनाना है। इस योजना के तहत 1000 से अधिक स्टेशनों के लिए ढांचागत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत योजना शुरू की गई है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है 28 दिसंबर 2022 को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइए सीबीसी के कार्यवाहक आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। मौजूदा सीबीसी प्रमुख सुरेश एन पटेल ने 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया। श्रीवास्तव असम मेघालय के कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वह 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। इस प्रकार प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक सीबीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद किस शहर में भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा? तो चलिए बताइए किस शहर में ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात ग्लासगो में। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है स्थानीय परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी दिए जाने के बाद स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया जाएगा। यह 2 विश्व युद्धों के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले लाखों भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करेगा। स्मारक पहल का नेतृत्व कलरफुल हेरिटेज मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है, जो स्कॉटलैंड के दक्षिण एशियाई समुदाय के इतिहास का जश्न मनाता है। इस प्रकार स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ब्रिटिश भारतीय आर्मी के लिए मेमोरियल स्थापित किया जाएगा। आइए अब आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे महिला
T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 से नामांकित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थात स्मृति मंधाना। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है भारतीय क्रिकेटरों सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना को 29 दिसंबर 2022 को पुरुष और महिलाओं के T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामांकित किया गया है। अन्य नामांकित व्यक्तियों में जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, इंग्लैंड के सैम करन और पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को वर्ष 2022 में आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर के लिए नामित किया गया है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। इस प्रकार सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाएगा। आइए इसके अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है पेले का दिसंबर 2022 में निधन हो गया, वह निम्नांकित में से किस खेल से जुड़े थे? तो चलिए बताइए पेले का संबंध निम्न में से किस खेल से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात फुटबॉल से। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है 28 दिसंबर 2022 को 82 वर्ष की आयु में रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीतने वाले ब्राजील के फुटबॉलर दिग्गज पेले का निधन हो गया। पेले का जन्म 1940 के ट्रेस कारकास रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। वह 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी थे। 2020 में उन्हें फीफा का प्लेयर ऑफ द सेंचुरी नामित किया गया था। उन्हें 1363 प्रदर्शनों में 1281 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस प्रकार पेले का संबंध फुटबॉल से था, जो ब्राजील के रहने वाले हैं। आइए अब आगे के प्रश्न में पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2022 में जारी किया? तो चलिए बताइए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अर्थात आरबीआई। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है आरबीआई ने अपने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की। आरबीआई द्वारा वर्ष में 2 बार रिपोर्ट जारी की जाती है। अपने नाम के अनुसार यह देश की वित्तीय स्थिरता की स्थिति का विवरण देती है और इसे वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के योगदान को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार सकल गैर निष्पादित संपत्ति अर्थात जीएनपीए अनुपात के 7 वर्षों में सबसे कम होने के साथ बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस प्रकार वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आरबीआई द्वारा साल में 2 बार जारी किया जाता है। आइए अब आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात आईएनसी किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? तो चलिए बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अर्थात 28 दिसंबर को। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है हर साल 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। यह बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। आइए अब आगे के प्रश्न पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है दिसंबर 2022 में राष्ट्रपति ने किस मंदिर में तीर्थ बुनियादी ढांचे की नींव रखी? तो चलिए बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस तीर्थ मंदिर का बुनियादी ढांचे की नींव रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 रामप्पा मंदिर। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। कहता है राष्ट्रपति ने दिसंबर 2022 में रामप्पा मंदिर के तीर्थ यात्रा बुनियादी ढांचे की नींव रखी है। इसे कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत पूरा किया जाएगा। उन्हें मुलुगु में डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रुद्रेश्वर अर्थात रामप्पा टेम्पल नामक एक और परियोजना की आधारशिला भी रखी। इस प्रकार रामप्पा मंदिर तीर्थ यात्रा के बुनियादी ढांचे की नींव राष्ट्रपति ने दिसंबर 2022 में रखी। आइए अब आगे के इस प्रकार आज के वीडियो का समापन हुआ। आगे के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।